ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग अपनी यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिस यूनिट 4 में हम लोगों को मशीन पढ़नी है। सबसे पहले डीसी मशीन पढ़ेंगे और उसके बाद एसी मशीन पढ़ेंगे। तो कोई भी अगर मैं बात करूँ मशीन्स की, तो हमें उसमें मोटर पढ़ना है और जनरेटर पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि बेसिक जो प्रिंसिपल है, चाहे वो किसी भी टाइप की मोटर हो या किसी भी टाइप का जनरेटर, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। तो सबसे पहले वो छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं हम लोग कि मशीन का मतलब क्या है। तो सबसे पहली चीज आती है इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। किसी भी मशीन में इस प्रिंसिपल का यूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का मतलब क्या है, आइदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन, चाहे वो मोटर हो चाहे जनरेटर हो, क्या कर रहा होगा, ये एक डिवाइस हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। सिंपल सा प्रोसेस है। तो जो भी मशीन हम लोग बनाने जाएंगे, या उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो इस हिसाब से होगा कि या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। ये छोटा सा प्रिंसिपल है। तो अब हम मोटर में जाने से पहले या जनरेटर में जाने से पहले, एसी या डीसी वो अलग की बात है, सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है। ये हमको पहले से ही पता है, हम लोग बड़े शॉर्ट में ही देखेंगे क्योंकि बहुत डीप में नहीं है। मैं बार बार एक चीज यहाँ पर पॉइंट आउट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज देखते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो वो क्या बन जाएगी, मोटर। क्योंकि मोटर में कैसी सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और मोटर वर्क कैसा करती है, मैकेनिकल वर्क करती है। अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर में कैसी सप्लाई देंगे, मैकेनिकल सप्लाई देंगे। जैसे डीजल इंजन की सहायता से हम जनरेटर को चलाते हैं और वो कैसी आउटपुट देता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। तो दो ही टाइप की बेसिक मशीन हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, या तो मोटर या जनरेटर। इन दोनों में छोटे छोटे से दो प्रिंसिपल यूज होते हैं। सबसे पहले देखें, हम लोगों ने सबको पता पहला फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ फैराडे लॉ का। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में क्या चेंज हो, फ्लक्स, तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हम बाद में देखेंगे कि गौर से अगर मैं देखूं तो अगर किसी भी कंडक्टर में या कॉइल में फ्लक्स चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। क्या इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ का मतलब क्या जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि जो जनरेटर बनेगा उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जरूर यूज हो रहा होगा। अब अगर मोटर की बात करें, किसकी बात करें, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल हम यहां पर देखेंगे कि अगर किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस कंडक्टर में क्या जनरेट हो जाता है, फोर्स। एंड दिस फोर्स F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा वगैरह अभी यहां पर नहीं देखना, सिंपल कॉस। तो कहने का मतलब क्या होगा, छोटे छोटे मैंने प्रिंसिपल याद दिलाया जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जनरेटर में क्या होना, जनरेटर में हम किसी तरीके से क्या करा दें कि एक कंडक्टर हो और उसके क्रॉस क्या चेंज कराते हैं, फ्लक्स। और अगर मैं किसी भी कंडक्टर के क्रॉस किसी भी तरीके से फ्लक्स चेंज करा दूंगा तो उस कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी कि हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलने लगेगी। उल्टा चलो मोटर में हम क्या करा दें, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे, यानी कि करंट हमारा अवेलेबल है। तो अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम कहां पर रखते हैं,
मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कंडक्टर में क्या लगने लगेगा या क्या डेवलप हो जाएगा, फोर्स। और अगर किसी भी कंडक्टर में फोर्स डेवलप हो गया तो फोर्स का मतलब कैसी एनर्जी डेवलप हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस केस में हमारी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। बड़े गौर से दोनों प्रिंसिपल को देखना, इन्हीं दोनों प्रिंसिपल्स का यूज करके हमें सारे के सारे मोटर और जनरेटर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल लिखने हैं। इतना ही सफिशिएंट है फर्स्ट ईयर के हिसाब से, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको बड़े गौर से देखें। तो अब मुझे जनरेटर बनाते समय क्या करना है, जब भी मैं जनरेटर बनाने जाऊंगा तो मैं ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाऊंगा जिससे भी एक कंडक्टर रखा हो उस कंस्ट्रक्शन में, और उस कंडक्टर के क्रॉस क्या चेंज हो रहा हो, फ्लक्स चेंज हो रहा हो। किस तरीके से फ्लक्स चेंज करना वो देखते हैं। और अगर उस कंडक्टर में फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो उस कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। और अगर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, जनरेटर की तरह। दूसरा ये है कि अगर हम किसी कंडक्टर को सप्लाई दे दें तो उसमें क्या फ्लो करने लगेगा, करंट। और करंट फ्लो करने लगेगा तो अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कहां पर रख दें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगने लगेगा, फोर्स। तो फोर्स डेवलप हो जाएगा, तो इस फोर्स के कारण ये मूव करने लगेगा। और किसी भी चीज को अगर मूव करा दें मैकेनिकल एनर्जी, तो एक्चुअली हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या जनरेट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। तो ये दोनों ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को थोड़ा सा अच्छे से यूज करना है, आगे चल के ध्यान रखना है बिल्कुल कि अगर किसी भी कंडक्टर में फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का हम यूज कहां पर करेंगे, जनरेटर में। और किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, फोर्स। इस प्रॉपर्टी को कहां यूज करेंगे, मोटर में। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन का मतलब जहां पर सप्लाई कैसी होगी, डीसी सप्लाई। और उस अगर मैं यहां पर देखूं तो डीसी सप्लाई होगी, या यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो डीसी सप्लाई देंगे, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही होगी तो कैसी, डीसी। तो जरा देखते हैं सबसे पहले, इसमें हम पहले पढ़ेंगे फर्स्ट। फिर इसके बाद पढ़ेंगे डीसी मोटर। गौर से देखना, जो लगभग कंस्ट्रक्शन है चाहे वो डीसी जनरेटर का हो और या वो डीसी मोटर को, बिल्कुल एक जैसा है डीसी मशीन में। तो सबसे पहले हम डीसी जनरेटर का अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और तो क्या क्या उसमें होगा या डीसी मशीन में क्या क्या होगा वो देखते हैं सबसे पहले जी। ठीक है, ये जनरल कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो आर्मेचर, जो मेन चीज़ें, शाफ्ट, कवर, और यहाँ पर एक ब्रश और ब्रश गियर भी यहाँ पर रहता है। हम लोग बाद में देख लेंगे यहाँ पर क्या, देखिए जरा इसको। तो एक जनरल कंस्ट्रक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी डीसी मशीन चाहे वो जनरेटर हो और या फिर मोटर हो, मेन चीज़ क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहली चीज़, हमें जनरेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड। जरा देखिए,
ठीक है। तो ये जो हमको पोल नजर आ रहे हैं, द फंक्शन ऑफ दीज पोल्स, इन पोल का फंक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं जनरेट किसी भी मोटर को या किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को बनाने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो इस कंस्ट्रक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा, पोल। कौन जनरेट करेगा, पोल। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होती है, या तो परमानेंट मैग्नेट यूज करें, या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करें। परमानेंट मैग्नेट का मतलब एक ऐसे मटेरियल का पोल बना दिया जो परमानेंट मैग्नेट है, तो ये मटेरियल ऑटोमेटिक क्या जनरेट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। क्या जनरेट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, सीधी सी बात। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है कि अगर मैं एक कॉइल को ऐसे 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 देखो जरा, तो ये जो मैग्नेट कहलाता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, किसी भी मशीन को मैं बना रहा हूं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए चाहे तो मैं परमानेंट मैग्नेट यूज कर लूं और चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लूं। अंतर क्या है दोनों में, परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किस बात पर डिपेंड करती है कि इस कॉइल में कितना करंट जा रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की सहायता से अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक मटेरियल है उसके ऊपर कॉइल बाउंड कर दी और अगर मैं कॉइल में करंट फ्लो कराऊंगा तो ये पूरा का पूरा पोल क्या जनरेट करने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली चीज एक एक करके बहुत अच्छे समझेंगे। यानी कि कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या हुआ, जो मुझे बाहर का ये सर्कुलर सर्किट दिख रहा है इसमें मैंने पोल लगा दिए, पोल 2 4 6 8 डिपेंड करेगा कंस्ट्रक्शन पे। तो इन पोल का काम क्या होगा, टू डेवलप अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये पोल मैग्नेटिक फील्ड कितने तरीके से डेवलप कर सकते हैं, चाहे तो परमानेंट मैग्नेट पोल में यूज कर ले या इलेक्ट्रोमैग्नेट पोल में यूज कर ले। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अधिकतर 90% केसेस में क्या यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वेरिएबल होती है। तो अगर इस तरह की मशीन है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम अकॉर्डिंगली कम और ज्यादा कर सकते हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फिक्स। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें एनर्जी की जरूरत होगी। चलो, तो ये सर्कुलर पार्ट हो गया। और ये जो हमें पार्ट नजर आ रहा है, अगर मैं यहां पर देखूं ये पूरा सर्कुलर, तो ये क्या कहलाएगा, आर्मेचर। इसी को क्या बोल देते हैं, रोटर। ये मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट। इसमें हम लोग क्या प्लेस कर देते हैं, देखिए जरा, यहां पर हम लोग क्या प्लेस कर देते हैं, कंडक्टर ऐसे चलता है। इसको आर्मेचर को यहां से पूरा आर्मेचर ले लीजिए, ठीक है। कम्यूटेटर मैंने कहीं पहले, हाँ, ये जो हमारा है इसको डिवाइस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये सब चीजें हैं, मैं अंदर बहुत डीपली नहीं जाना, कंस्ट्रक्शन बहुत डीप में पूछा नहीं जाता। और कंस्ट्रक्शन में अगर इसका हम डिटेल कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बाइंडिंग कैसे रखनी है। हम लोगों को तो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाना है कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स। तो जरा गौर से देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखकर हमें क्या पता लगा कि बाहर जो कवर दिख रहा है या आउटर सर्किल जो दिख रहा है, आउटर जो इसका कवर है, उसमें हम लोग क्या प्लेस कर देंगे, पोल। द फंक्शन ऑफ पोल इज टू डेवलप अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितने तरीके से डेवलप होगी, चाहे तो मैं परमानेंट मैग्नेट यूज कर लूं और चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लूं। एक एक गौर से देखना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, ऐसे सारे पोल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेंगे। अब उसके बाद ये जो हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज आर्मेचर, या इसी को क्या बोल देते हैं, रोटर। इसी आर्मेचर में हम वो कंडक्टर रखते हैं जिन कंडक्टर में एनर्जी कन्वर्ट होती है। इधर क्लियर, आर्मेचर कंडक्टर या रोटर कंडक्टर का मतलब क्या है, यहीं पर इन्हीं कंडक्टर में एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो सबसे मेन पार्ट है ये रोटर कंडक्टर। कई टाइप के कंडक्टर होते हैं, हमें तो बस ये सामने की एक मटेरियल है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये शाफ्ट टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। किसका, रोटर का स्ट्रक्चर सिलेंडर टाइप का होता है। आपने मोटर देखी होगी तो इसके अंदर एक सिलेंडर होता है, उसमें वायरिंग भरी रहती है बहुत तेजी से, उस वायरिंग को ही क्या बोलते हैं, रोटर कंडक्टर। कई इनके कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे कितने टाइप के कंस्ट्रक्शन होंगे। कई टाइप की यहाँ पर बाइंडिंग प्लेस की जाती है, तो अभी हम केवल मेंशन कर रहे हैं कंडक्टर। तो अगर मैं गौर से देखूं तो मैंने यहाँ पर इसकी आउटर सर्कमफ्रेंस पे क्या स्लॉट बना दिए,
में, ये सब स्लॉट है, उन स्लॉट में क्या प्लेस कर दिया, रोटर कंडक्टर। अब जरा गौर से देखो, ये जितने रोटर कंडक्टर आपको नजर आ रहे हैं, यहीं पर क्या होने वाला है, एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है। दिस इज दी जनरल कंसेप्ट। अब और आगे बढ़ते हैं, तो देखो अगर ये जनरेटर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से सप्लाई लेंगे, और अगर मोटर है तो यहां से सप्लाई देंगे। गौर से समझना, ये वाला वो वाला पॉइंट हो गया यहां पर। तो सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना, और दूसरा पार्ट मोटर का क्या हुआ, आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, ये पूरा का पूरा आर्मेचर है, इसमें चारों तरफ हम लोगों ने कंडक्टर प्लेस कर दिए, रोटर कंडक्टर का नाम दे दिया। इन्हीं कंडक्टर में एनर्जी कन्वर्ट होगी, आर्मेचर कंडक्टर पार्ट। तीसरा पार्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहली चीज, अगर मैं यहां पर गौर से देखूं, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, उसमें भी आर्मेचर रोटेट करेगा ही करेगा, चाहे जनरेटर हो और चाहे मोटर हो। जब ये आर्मेचर रोटेट करेगा तो इस आर्मेचर के अंदर या तो मुझे चाहे सप्लाई देनी हो चाहे सप्लाई लेनी हो, तो बाहर का सर्किट तो स्टेशनरी होगा, जबकि अंदर का सर्किट रोटेट कर रहा होगा। तो एक स्टेशनरी पार्ट को एक रोटेटिंग पार्ट से कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कम्यूटेटर का, और उसके साथ ब्रश गियर कई चीजें लगी रहती है, वो डिटेल में नहीं। तो कम्यूटेटर का मेन फंक्शन क्या है कि रोटेटिंग पार्ट को एक स्टेशनरी पार्ट से कनेक्ट करना। इसके साथ साथ इसका एक मेन पर्पज और है, क्योंकि यहां पर ये क्या है, डीसी मशीन। तो डीसी मशीन के केस में कम्यूटेटर एक काम और करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्यों, अभी जब हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। क्योंकि जब भी किसी कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हमेशा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग। इधर क्लियर। अगर मुझे डीसी जनरेटर बनाना है तो अंदर जो जनरेट होगा ईएमएफ वो अल्टरनेटिंग होगा। फिर हम एक एक्स्ट्रा डिवाइस कम्यूटेटर लगा देंगे और ये कम्यूटेटर उस जनरेटेड एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी में। इधर क्लियर होना। दूसरी चीज, मोटर के केस में अगर हम डीसी सप्लाई देंगे, कौन सी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई, तो वो कम्यूटेटर से जब पास होके गुजरेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन केस ऑफ मोटर डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, और इन केस ऑफ जनरेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ये कम्यूटेटर का फंक्शन है। जब हम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में जाएंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे। तो कम्यूटेटर का फंक्शन क्या हो गया, एक तो क्योंकि हमारा आर्मेचर घूम रहा है और घूमते घूमते इसमें या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही होगी या बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जा रही होगी। तो बाहर से जो एनर्जी दी जा रही है ली जा रही हो तो एक स्टेशनरी सर्किट है, जबकि ये कैसा सर्किट है, रोटेटिंग सर्किट है। तो इन दोनों को आपस में अच्छे से कनेक्ट करने के लिए कम्यूटेटर, प्लस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा कम्यूटेटर का यूज होता है। इट इज अ मेन पार्ट ऑफ डीसी मशीन। ये केवल डीसी में ही होगा, क्यों, आगे एसी मशीन है तो सप्लाई भी एसी होगी, जरूरत भी एसी की होगी। यहां पर ही थोड़ी सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर डीसी मशीन है तो सप्लाई डीसी अवेलेबल होगी और जरूरत हमें एसी की होगी। तो वो कौन करेगा ये वाला काम, कम्यूटेटर इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। और से देखिए इधर क्लियर, बस यही मेन पार्ट, कम्यूटेटर, आर्मेचर कंडक्टर। बाकी मेरे नोट्स में अवेलेबल है तो उन नोट्स से इसको मैच करा सकते हो कि क्या क्या चीज। तो सबसे पहले चीज, किसी भी मशीन को बनाने में, डीसी नहीं, किसी भी मशीन को बनाने में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की, फिर कंडक्टर की, वो कंडक्टर जिनमें एनर्जी कन्वर्जन होगा, और फिर ब्रश और ब्रश गियर जो स्टेशनरी सर्किट को और रोटेटिंग सर्किट को जोड़ सके। वो काम यहाँ पर तो हम कम्यूटेटर और ब्रश गियर की ब्रशेस की सहायता से अचीव कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के कम्यूटेटर नहीं होगा तो हम केवल ब्रशेस की हेल्प से ही एक एक्सटर्नल सर्किट को इंटरनल सर्किट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर कम्यूटेटर की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि डीसी है, और डीसी के केस में हमें डीसी को या तो एसी में कन्वर्ट करना होगा या एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। गौर से देखें तो सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर से होकर जाएगी। गौर से समझना कितना छोटा सा प्रिंसिपल है। अब इसके आगे बढ़े, ये स्ट्रक्चर बनाने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये घूम सकता है बाहर, और ये घूमते घूमते बाहर वाले एक्सटर्नल सर्किट से भी कनेक्ट हो सकता है। बस ये तुम्हें समझना, कैसे कनेक्शन नहीं दिखाना तुम्हें, ये नहीं पूछा जाएगा। अब हम प्रिंसिपल पे आते हैं। तो अगर मैं इस रोटेटिंग पार्ट को देखूं, अगर मैं किसी मैकेनिकल डिवाइस की सहायता से इसको तेजी से घुमाऊं, गौर से समझना, इस सर्किट को, बाहर वाला सर्किट फिक्स है, बाहर वाले सर्किट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। अब मैं आ रहा हूं रोटर पे। अगर मैं किसी भी बाहरी इंजन, डीजल इंजन की सहायता से या मैकेनिकल डिवाइस की सहायता से या मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से इसको तेजी से घुमाऊं, अगर मैं इसको तेजी से घुमाऊंगा तो देखो जरा, ये कंडक्टर तेजी से घूमेंगे, और जब कंडक्टर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और अगर मैं उसको घुमाऊं तो क्या उस कंडक्टर के क्रॉस फ्लक्स चेंज होने लगेगा? बिल्कुल ठीक। देखो अगर इस समय से स्ट्रक्चर को देखें तो इस कंडक्टर में फ्लक्स फाई है, ये कंडक्टर भी स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, डीसी। तो
अगर मैं इस केस में देखूं तो इस कंडक्टर में कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इस कंडक्टर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब जरा देखो, अगर मैं इस पूरे के पूरे आर्मेचर को घुमा दूं, एक कंडक्टर को देखेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जो काम एक में हो रहा होगा वही सारे कंडक्टर में हो रहा होगा। चलो अगर मैं इसको तेजी से घुमा दूं, देखो अगर मैं तेजी से घुमा दूं तो इस कंडक्टर में जो ये मैग्नेटिक फील्ड होकर जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगेगी। तो घुमाने के कारण इस कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगी तो इस कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। तो ये मशीन किसकी तरह वर्क करने लगेगी, डीसी जनरेटर की तरह। अच्छा उल्टा चलो, अगर मैं सप्लाई दे दूंगा, गौर से देखना, अगर मैं सप्लाई दे दूंगा तो इन सब कंडक्टर में क्या फ्लो करने लगेगा, करंट। क्या फ्लो करने लगेगा, करंट। और एक बार करंट फ्लो करने लगा तो कौन सी सिचुएशन आ गई, देखो अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगे तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस कंडक्टर में क्या लगने लगता है, फोर्स। अब इस डायरेक्शन में भी लग सकता है और इस डायरेक्शन, तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो सब पे फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स के कारण ये उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या करना स्टार्ट कर देगी, घूमना स्टार्ट कर देगी। तो अगर ये घूमने लगे तो क्या बन जाएगी, मोटर। तो अगर मैंने सप्लाई दे दिया, सप्लाई कारण कंडक्टर में करंट आया, और करंट आने के कारण बिना करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो सारे के सारे कंडक्टर में फोर्स डेवलप हो जाएगा, और फोर्स के कारण वो घूमने लगेंगे। तो किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, मोटर की तरह। उल्टा चलो, अगर मैं खुद से मैकेनिकल की सहायता से इसको घुमा दूं तो सारे के सारे कंडक्टर में क्या चेंज होने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में चेंज हो रही है तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। और ये मशीन किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, जनरेटर की तरह। तो वही मशीन जनरेटर की तरह भी बिहेव कर सकती है और मोटर की भी तरह, इन केस ऑफ डीसी मशीन। बशर्ते अगर मैं घुमाऊंगा तो जनरेटर, और अगर मैं सप्लाई दूंगा तो मोटर। कैसे, ये सारी चीज क्लियर है और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम प्रिंसिपल में आएंगे, देखें जरा। बाकी नोट्स में देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वगैरह। आगे चलते हैं और अब हम निकालते हैं ईएमएफ। अब हम देखते हैं कि डीसी जनरेटर में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। पहला टॉपिक, अगला टॉपिक आएगा इसमें ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। बिल्कुल सिंपल सा है। इसका डायग्राम जो हमने वहां बनाया था, अब हम यहाँ पर टेक्निकल डायग्राम बनाएंगे, वो वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे। टेक्निकल डायग्राम का मतलब क्या है, जरा देखें। हमने पोल बना लिया सिंपल सी, ये कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये कंडक्टर हो गया, जरा गौर से देखिए। अब ये एक टेक्निकल डायग्राम हमने किसका बना लिया है, मोटर का जनरेटर। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, देखेंगे थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करता हूँ जैसे आपको अच्छे समझ में आए इसकी पूरी वर्किंग। अब ये हमारा टेक्निकल का, तो कुल मिला के एक चीज गौर करना, तुम्हें यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह सजा के नहीं रखना है, तुम्हारा पर्पज क्या है। तो जो हम लोगों ने मशीन पढ़ी थी, इसके चारों तरफ बाहर क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए पोल, और इन सब का पोल का काम क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना। और इसके चारों तरफ क्या रखे रहते हैं, कंडक्टर। तो मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर बना लिया, क्यों, क्योंकि अगर एक से हम निकाल लेंगे तो आगे सारी चीजें आएंगी। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी हर पोल। अब अगर मैं देखता हूं कि अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन है और मुझे जनरेटर की तरह बिहेव कराना, तो ये मशीन का मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और ये हमारा आर्मेचर हो गया, जो बीच में हमें आर्मेचर नजर आ रहा है, रोटर। अगर जनरेटर तो मैं इस रोटर को घुमाऊंगा, तो मैं चेक करता हूं कि एक पर्टिकुलर जनरेटर में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो वही हमें यहाँ पर ईएमएफ इक्वेशन निकालनी। तो पहले कुछ चीजें अज्यूम करते हैं, जैसे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे तो हमें पता होगी ना कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो पहले सबसे पहले एक चीज कुछ अज्यूम करें, लेट फाई इज फ्लक्स पर पोल,
यानी कि जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें एक पोल कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है या फ्लक्स जनरेट कर रहा है, फाई। सबसे पहली चीज ये जूम कर लिया। दूसरी चीज कितने कंडक्टर हैं, तो जेड को क्या मान लिया, नंबर ऑफ कंडक्टर। जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ कंडक्टर। आगे बढ़ गए। और क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, जब मैं इस जनरेटर को, अगर मुझे जनरेटर बनाना है तो जनरेटर को घुमाएंगे और घुमाने की स्पीड फिक्स होगी, तो एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम ऑफ रोटर। अरे इतनी चीजें होंगी तभी तो ईएमएफ जनरेट होगा। मैंने पहले बता दिया था कि अगर मुझे इस मशीन को जनरेटर बनाना है तो मुझे रोटर को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि मैं रोटर को कितनी स्पीड से घुमा रहा हूं, एन स्पीड से घुमा रहा हूं। अच्छे समझना, कोई दिक्कत, देखो मोटर है, थोड़ा सा तो टफ टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश की है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में सेकंड ईयर जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वैसे नहीं पढ़ना, बहुत आराम से पढ़ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सबसे पहली चीज, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी पोल की हेल्प से। अब ये पोल 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या मान लो, यहाँ तो 4 बनाए हैं, तो वैसे जनरल, इन जनरल कितने पोल होंगे, पी नंबर ऑफ पोल। और पोल हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल जोड़े में ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि केवल अकेले नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल का मतलब समझते हो ना, ये एक जगह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, दूसरे में जा रही है, तो अगर इनवर्ट जहां जा रही है वो साउथ पोल कहलाता है, और जहां से निकल रही है उसको नॉर्थ पोल एज्यूम कर लेते, बाकी नॉर्थ और साउथ का कोई मतलब। देखो जरा और, तो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो एक जगह से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी और निकलेगी और दूसरी जगह पहुंचेगी। तो चलो वो चीज अलग की हो गई। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लिया। फिर कैसे जनरेट करेंगे, पोल की हेल्प से। पोल एक ले ले, 2 ले ले, और एक पोल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, 5, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, P इंटू 5। अब अगर मुझे जनरेटर बनाना है तो मुझे इस रोटर को तेजी से घुमाना पड़ेगा। अब मैंने रोटर को कितनी स्पीड से घुमा दिया, n स्पीड से, वो भी एज्यूम कर लिया। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं इस रोटर को n स्पीड से घुमाऊं और मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है, सीधी सी बात कि अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को रोटेट करूं या मूव कराऊं तो उस कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वही कहलाएगा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। चलिए आगे बढ़ो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये एक कंडक्टर की निकाल लेते हैं, नंबर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, जेड, तो एक का ईएमएफ निकाल लिया तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, जितना एक का है मल्टीप्लाई बाई जेड। सिंपल सा ये डेरिवेशन है और पूछा जाता है, बड़े आराम से इसको करना। अब जरा गौर से देखो, अगर मैं इसको तेजी से घुमाऊं तो जरा देखो, अगर ये कंडक्टर एक चक्कर की बात करूं, इन 1 रिवॉल्यूशन, हाँ जी मैं पूरा डेरिवेशन नहीं लिख रहा हूं, वो नोट्स में है। अगर ये कंडक्टर एक चक्कर लगा ले तो कितना फ्लक्स कट करेगा, देखो जरा, फ्लक्स कट बाई कंडक्टर इज इक्वल टू, देखो जरा गौर से देखना, तुम्हें देखना है, मैं तो केवल समझाने के लिए, थोड़ी लिखवाने के लिए नहीं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो देख लेना नोट्स में। अगर मैंने इसको घुमाया तो एक चक्कर लगाया, तो देखो पहले चक्कर में एक पोल को क्रॉस किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, यानी कि अगर 4 पोल हैं और पोल कितने हैं, पी पोल है, तो एक राउंड में ये कितने पोल से होकर गुजरेगा, पी पोल से होकर गुजरेगा। अच्छा देखो, एक पोल का फ्लक्स कितना है, 5, तो टोटल फ्लक्स कितने फ्लक्स से होकर गुजरा है, अगर मैं देखूं तो P इंटू 5, यानी कि जब कोई भी एक कंडक्टर एक पूरा चक्कर लगा लेगा तो जितने नंबर ऑफ पोल है सबसे होकर गुजरेगा, तो टोटल फ्लक्स कितना कट करेगा वो एक राउंड में, तो फ्लक्स कट बाई, देखो फ्लक्स कट बाई कंडक्टर इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना, जितने पोल है मल्टीप्लाई बाई एक पोल का फ्लक्स, तो ये कितने फ्लक्स से होकर गुजरा एक चक्कर में, तो यहां पर नंबर ऑफ पोल कितने हैं, P, और एक पोल का फ्लक्स कितना है, 5, तो टोटल फ्लक्स एक चक्कर में कितना कट किया, P5। फ्लक्स कट हो गया, इधर क्लियर। अब जरा देखो, अगर ये फ्लक्स को कट हो रहा था, एक चक्कर लगाने में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, P इंटू 5। अच्छा, अब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या होता है, d5 बाई dt। अगर एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालें तो ईएमएफ क्या हो जाएगी, डेल फाई, अब जरा गौर से देखो, तो अगर मैं यहां पर गौर से देखूं तो एक चक्कर में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, P5, ठीक है। तो अगर मैं एक सेकेंड में चेंज ऑफ फ्लक्स निकालूं तो देखो, फ्लक्स चेंज इन कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देखो
एवरेज वैल्यू निकालने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालना, डेल फाई अपॉन डेल टी। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि मैंने एक सेकंड का समय ले लिया, तो सबसे पहले क्या देखें कि एक सेकंड में रोटर कितने चक्कर लगा रहा है। तो जरा देखो, एक सेकंड में रोटर कितने चक्कर लगाएगा, गौर से देखो, स्पीड कितनी है, एन इन आरपीएम। तो एन आरपीएम यानी कि एन राउंड पर मिनट, तो एक मिनट में एन राउंड लगा रहा है, तो एक सेकंड में कितने राउंड लगाएगा, एन अपॉन 60। ये तुम्हें एज्यूम किया तुम, यानी कि इस रोटर को तुम कितनी तेजी से घुमा रहे हो, एन आरपीएम। अगर कोई चीज एन आरपीएम से घूम रही है तो एक सेकंड में कितने चक्कर काटेगी, एन बाई 60। एक चक्कर में एक कंडक्टर कितना फ्लक्स कट करेगा, पी फाइव। और समझना, एक चक्कर में एक कंडक्टर कितना फ्लक्स कट करेगा, पी फाइव। ये कंडक्टर एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, एन बाई 60। तो एक चक्कर में ये कट कर रहा है पी फाइव, तो एन बाई 60 चक्कर में कितना करेगा, तो देखो एन बाई 60 इंटू पी फाइव। बड़े आराम से, मैं इतना ही डेरिवेशन और कुछ नहीं, बाकी सब रटने वाली चीज। ये घूम रहा है, जब ये एक चक्कर लगाएगा तो कितने फ्लक्स से होकर गुजरेगा, पी नंबर ऑफ पोल है, एक पोल का फ्लक्स कितना है, 5, तो टोटल फ्लक्स हो गया पी फाइव। यानी कि कोई भी एक कंडक्टर एक चक्कर लगाने पर कितना फ्लक्स कट करेगा, पी फाइव। इधर के लिए अब मैं चाह रहा हूं कि एक सेकंड में ये कितना फ्लक्स कट करेगा, तो पहले निकालें कि एक सेकंड में चक्कर कितने काटेगा, एन बाई 60। एक चक्कर में फ्लक्स पी फाइव है, तो एन बाई 60 चक्कर में एन बाई 60 इंटू पी फाइव। तो एक सेकेंड में फ्लक्स चेंज इन कंडक्टर इन 1 सेकेंड, और फ्लक्स चेंज इन कंडक्टर इन 1 सेकेंड ही क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो ई एवरेज कितना हो गया, एन बाई 60 इंटू पी फाइव। कितने कंडक्टर में, एक कंडक्टर में। तो अब इस पूरे जनरेटर में टोटल इंड्यूस ईएमएफ, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ की एवरेज वैल्यू, कौन सी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पर आ जाएगा E इज इक्वल टू एन बाई 60 इंटू पी फाइव। एक कंडक्टर में हुआ है इंड्यूस ईएमएफ, कितने कंडक्टर हैं, जेड, तो टोटल क्या होगा, पी फाइव जेड एन अपॉन 60। इसको जेड से और मल्टीप्लाई कर दिया, इधर की देखो बस, दिस इज दी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, सिंपल। और कई बार आती, कई बार 10 नंबर में आई है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और है जो डिस्कस करेंगे, पहले तो ये अच्छे से इसको समझ लें, इतना हमारी ईएमएफ इक्वेशन है, इसके आगे कितना पार्ट होता है वो यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। ये फाइनल हमारा वो आंसर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो दिस इज E इज इक्वल टू पी फाइव जेड एन अपॉन 60। तो ये जो जेड लिखा इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जेड स्टार, वो सभी समझा रहा हूँ, वो आगे का टॉपिक है, न्यूमेरिकल में भी हो। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर क्या है, जेड। इधर के लिए इस फार्मूले में जेड होने चाहिए, जेड स्टार कर दिया। क्यों जेड स्टार, क्या है पहले ही समझ में आया कि मान लो जेड होती है, इसलिए मैंने पहले जेड माना था, जेड स्टार नहीं लगाया। अगर टोटल कंडक्टर एक कंडक्टर का निकाल लिया, टोटल जेड है, जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, जेड से मल्टीप्लाई ना करके जेड स्टार से किया जाता है। और जेड स्टार होता क्या, ये देख लेते हैं, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड अपॉन ए, वेयर एज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जेड इज एज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो अब इंड्यूस ईएमएफ इन जनरेटर का इक्वेशन क्या आएगी, फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। ए की वैल्यू आपको फिक्स रहेगी, वो डिपेंड करेगी कि वाइंडिंग वेव है कि लैप है, ठीक। तो यहां पर अब ये क्या है, ए की वैल्यू, ए का मतलब होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, और जेड स्टार का मतलब क्या होता है, कंडक्टर इन सीरीज। ये इसका टेक्निकल पार्ट होता है, ए कैसे आएगा बहुत ज्यादा डीप में नहीं आएंगे। ये जो मैंने कंडक्टर प्लेस किए हैं, ये जो बाइंडिंग प्लेस किए हैं, इन बाइंडिंग के इंटरकनेक्शन, ये बाइंडिंग आर्मेचर में कैसे रखी जाए, किस तरीके से रखी जाए, एक अपने आप में बड़ा टेक्निकल टॉपिक होता है। तो उनको यहाँ पर प्लेस करने के तरीके कई होते हैं, कैसे प्लेस किया जाता है उस चीज पर डिपेंड क्या करता है, ए। और आपके सिलेबस में ए को पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर डीसी मोटर केस में केवल क्या होंगे, या ए का मतलब ये जो बाइंडिंग मैंने प्लेस की है, ये बाइंडिंग कितने टाइप की होंगी, या तो लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग।
और इस ए की वैल्यू इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आर्मेचर की जो बाइंडिंग है वो लैप बाइंडिंग है कि वेव बाइंडिंग है। तो द वैल्यू ऑफ ए इज फिक्स, वो आपको बता दी जाएगी कि ए की वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है। दिस इज द फाइनल ईएमएफ इक्वेशन इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। इज दैट क्लियर और नॉट? ए की वैल्यू गिवन होगी आपको और इस तरीके से हमको ये डीसी जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन निकालनी है। अब कुछ आगे की चीजें नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे गौर से। ओके, थैंक यू।